हाय एवरीवन। तो ये जो है क्लास 10th की हिस्ट्री का 6th पार्ट है, जिसमें जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स। तो हम शुरू करते हैं। द मूवमेंट बिगेन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द अर्बन मिडिल क्लासेस। तो महात्मा गांधी जी जो मूवमेंट स्टार्ट किए थे, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट स्टार्ट किए थे, मतलब क्या हो रहा था, एक चेंज चला आ रहा था कि ब्रिटिश का सामान हम लोग यूज़ करते थे पहले जब ये मूवमेंट चल रहा था। मतलब उस टाइम के जो लोग थे ब्रिटिश का सामान यूज़ करते थे, जिससे उन लोगों को धीरे धीरे उन लोग और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे ब्रिटिश पीपल। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले कौन लोग पार्टिसिपेट किए, मतलब किन में सबसे पहले इस चीज़ का समझदारी आया। सबसे पहले इस चीज़ का समझदारी आता है अर्बन मिडिल क्लास लोगों का। आखिर अर्बन मिडिल क्लास लोग कौन थे? यहाँ अर्बन जो होता है मतलब कि जो शहर में रहने वाले लोग। एक शहर में दो तरह के लोग रहते हैं, एक जिनके पास बहुत पैसा है, चाहे ये बहुत ज़्यादा अमीर लोग, और एक छोटे तबके के लोग होते हैं जिनके पास एक लिमिटेड पैसा रहता है, जिसमें जस्ट खुद को करते हैं। तो उसी मतलब जिनका पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम है कि हमको इतने में ही अपना घर खर्च करना है, मतलब घर पे खर्च करना है। तो सबसे पहले उस तरह के लोग अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं। सबसे पहले उस तरह के लोग इस मूवमेंट में आगे आते हैं, उनमें समझदारी डेवलप होता है। तो उसके बाद ये कहता है कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले क्या होता है कि हज़ारों की संख्या में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो सबसे पहले स्कूल आना बंद कर देते। कौन से स्कूल आना बंद कर देते? वो स्कूल जिसको सरकार चलाती है। जो सरकारी स्कूल जो तो सरकारी कॉलेज हो गया, उस टाइम से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहे स्कूल जो कंट्रोल कर रही थी, उसके जो ओनर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस स्कूल में आना हज़ारों की संख्या में जो बच्चे थे वो आना बंद कर देते हैं। और वहाँ पढ़ाने वाले जो लोग थे जिनको हेडमास्टर कहा जाता है, टीचर्स रिज़ाइन कर देते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं कि हम नहीं आएंगे आपके कॉलेज या स्कूल में। और जो लॉयर लोग थे, जो वकील जो थे, वो भी अपना जो उनका प्रैक्टिस चलता है ना, उस प्रैक्टिस को भी छोड़ देते हैं। एक्सेप्ट मद्रास द काउंसिल इलेक्शंस वेर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस। तो मद्रास को छुड़ा, जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें एक काउंसिल इलेक्शन का जिक्र किया गया है। यहाँ पे चाहे तुम लोग देख भी सकते हो, मेरे पास कैपिटल बुक है, तो पेज नंबर 60 का नवंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब 1920 के नवंबर में एक इलेक्शन होने वाला था, एक काउंसिल इलेक्शन होने वाला था, जिसको मद्रास में छुड़ा करके बाकी सब जगह उस इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। उस इलेक्शन का बहिष्कार किया गया कि नहीं, इलेक्शन नहीं होगा। तो मद्रास एक ऐसा जगह था जहाँ इलेक्शन होता है। अब यहाँ पे प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है? तो प्रोविंसेस वो जगह हो जाता है जैसे कि सब डिवीज़न में डिवाइड होता है ना, जैसे स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, उस स्टेट के अंडर सब डिवीज़न में बटा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट आ जाता है, फिर ग्राम पंचायत आ जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया, तो उस तरह के जो सब डिवीज़न हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार है, तो उस तरीके की सरकार का जो नेतृत्व होता है उस चीज़ को प्रोविंसेस कहते हैं। तो मद्रास को छुड़ा के बाकी सारे प्रोविंसेस में, बाकी सारे सब डिवीज़न में ये जो काउंसिल इलेक्शन था, जो जब तक ना डेट 1920 का नवंबर में ये इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाने वाला, मतलब इस इलेक्शन को है ना मद्रास छोड़ा के सब जगह इलेक्शन बॉयकॉट हुआ है। तो इन मद्रास द जस्टिस पार्टी विच वाज द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स felt that by entering the council they would get some power which according to them were available only to Brahmins। तो आखिर मद्रास में इलेक्शन क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न यहाँ पे ये बताता है कि मद्रास में एक पार्टी चलती थी उस टाइम, जस्टिस पार्टी। जो पार्टी जो थी वो नन ब्राह्मण्स लोग की पार्टी थी। नन ब्राह्मण्स मतलब वैसे कास्ट के लोग, जैसे आज ST SC OBC है। उस टाइम जाहिर सी बात है, जैसे पहले बताया भी गया है कि डिस्क्रिमिनेशन चलता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट में भेदभाव। अपर कास्ट के जो लोग होते हैं, जो
ये ब्राह्मण लोग हैं, राजपूत लोग हैं, वो उन लोग को परेशान करते थे, उन लोग को छुआछूत सिर्फ बहुत उस टाइम से माना जाता था। तो नन ब्राह्मण्स लोग जो थे, जो छोटे तबके के उस टाइम जो कास्ट के लोग थे, जो भी देख रहे हो उसको बुरा मत मानना, पहले ही बोल देते हैं कि उस टाइप के जो लोग थे ना, उन लोग को ऐसा महसूस होता था कि अगर हम लोग इस काउंसिल के इलेक्शन में, मतलब कि अगर हम लोग इस इलेक्शन में जीत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जस्टिस पार्टी यानी ब्राह्मण्स लोग की पार्टी थी, उनका ऐसा मानना था कि अगर इस इलेक्शन में अगर हम लोग जीत हासिल कर लेते हैं तो कुछ कुछ खास पावर जो ब्राह्मण्स लोग को सिर्फ मिला हुआ है वो हम लोग के अंडर आ जाएगा। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेर मोर ड्रामेटिक। तो जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज़ोर शोर से आग पकड़ चुका था, तो इसका जो असहयोग आंदोलन जो चला उसका सबसे पहला हार्ड इफ़ेक्ट पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेड बिजनेस पे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में जो ट्रेड अपना चला रही थी, व्यापार का धंधा चला रही थी, उस चीज़ का सबसे ख़तरनाक असर पड़ता है उसके ट्रेड पे, उसके व्यापार पे पड़ता है। फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स वेर पिक्टेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ट इन द ह्यूज बॉनफायर। तो विदेशी सामान जो आता था उसका बहिष्कार होने लगा, लोग उसको अपोज करने लगे, शराब की दुकान बंद हो गई। तो पिक्टेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ भी है कैपिटल, अगर मेरे पास कैपिटल बुक है तो उसमें दिया हुआ है ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। तो एक उस तरह का विरोध जिसमें जो लोग हैं दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं, मतलब कि एंट्रेंस ब्लॉक कर देते हैं, दरवाज़ा है वहीं पर खड़ा हो जाए कि नहीं दुकान हम नहीं खोलने देंगे। तो उस तरीके का भी प्रोटेस्ट हुआ था। शराब की दुकानों को एकदम कम्प्लीटली बंद कर दिया गया, तो लोग वहाँ पे आके एकजुट हो गए थे, विरोध कर रहे थे कि हम नहीं खोलने देंगे। और फिर विदेशी जो कपड़ा था उसको बॉनफायर, मतलब टीवी में देखे होंगे कि लकड़ी ऐसा गोल सा रखा हो रहता है, फिर आग जलता है, फिर उसी चीज़ में विदेशी कपड़े को जला दिया गया था। The import of foreign clothes reduced to half between 1928 and 1922। तो एक साल के दरमियान में, मतलब 1921 से 1922 के बीच में जो विदेशी कपड़ा जो इंडिया आता था वो लगभग आधा हो चुका था। मतलब कि अगर अभी 1921 के पहले अगर 100% विदेशी कपड़ा इंडिया आता था, तो 1921 और 1922 के बीच 50% हो गया था। इस हद तक घटा था परसेंटेज। फिर कहता है इट्स वैल्यू ड्रॉप ड्रास्टिकली फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। तो उसका जो दाम था ना, ये ब्रिटिश कपड़े का जो दाम, मतलब कि जैसे कि इंपोर्ट में जितना उसको प्रॉफिट हुआ 50% तो बिजनेस ठप पड़ गया उसका। अब उससे जो हमको उसको प्रॉफिट हो रहा था 1921 के पहले जो उसको प्रॉफिट हो रहा था, पहले 102 करोड़ था, फिर उसके बाद जैसे ही घटना शुरू होता है 57 करोड़ तक पहुंच जाता है। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो बहुत सारी जगहों पर जो व्यापारी लोग जो थे, चाहे जो सामान एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, वो लोग विदेशी कपड़े को इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहे यूटिलाइज करने के लिए चाहे बेचने के लिए मना कर दिए कि हम नहीं बेचेंगे। As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up। तो जैसे ही बहिष्कार मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा तुल पकड़ता है, बहुत ज़्यादा आग पकड़ता है, तो लोग जो है मतलब डिस्कार्डिंग करने लगे, मतलब पहनने ही नहीं लगे, हटाने लगे कि नहीं हम नहीं पहनेंगे इस चीज़ को, तो डिस्कार्ड करने लगे कि नहीं हम बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। और वो लोग सिर्फ भारत में जो कपड़ा जो बन रहा था, मैन्युफैक्चर हो रहा था, उस कपड़े को ही सिर्फ पहनने लगे। और फिर इंडियन टेक्सटाइल जो था, इंडियन का जो कपड़ा था, इंडिया में जो कपड़ा बनता था, जो जैसे खादी का कपड़ा हो गया, उसका जो प्रोडक्शन था ना, जो मतलब बनने का जो रेट था वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। बट दिस मूवमेंट इन सिटीज़ ग्रेजुअली बिकेम वीक फॉर मैनी रीजन। पर ये जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था शहर में, तो बहुत ही मतलब
धीरे 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 ये जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था वो शहर में कमने लगा, एकदम कमज़ोर पड़ने लगा। उसके बहुत सारे कारण थे, आगे बताएगा कारण क्या था। वन ऑफ द रीज़न वाज द कॉस्ट ऑफ खादी क्लॉथ। तो जैसे कि शहर में जो रहने वाले जो लोग थे ना, वो ये जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसको मतलब वैल्यू नहीं देने लगे। उसका बहुत सारा रीज़न था, और सबसे पहला रीज़न ये था कि खादी का जो दाम था बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। जैसे कि विदेश से कपड़ा आया, सस्ता मिला तो लोग आसानी से खरीद सकते थे, और इंडिया में जो कपड़ा बन रहा था, जो खादी का जो कपड़ा बन रहा था, वह बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकता था। खादी क्लॉथ वॉज ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मील क्लॉथ। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल टू बाई इट। जाहिर सी बात है, कपड़ा महंगा रहेगा तो लोग पहनेगा कहाँ से, गरीब इंसान खरीदेगा कहाँ से, तो वही उस टाइम दिक्कत हो रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ऑल्सो पोज्ड अ प्रॉब्लम। और विदेशी लोग का जो इंस्टीट्यूशन था, जो स्कूल कॉलेज था, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहिष्कार होने लगा उस चीज़ का। स्टूडेंट एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर्स रिज्यूम देयर प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। तो स्टूडेंट और टीचर लोग, जो हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट और टीचर आना बंद कर दिए थे अपने स्कूल और कॉलेज में, वो लोग दोबारा जाने लगे। टिकलिंग मतलब वहाँ दोबारा रिज्यूम करने लगे अपने वर्क, और सरकारी कोर्ट में जो लॉयर प्रैक्टिस करते थे वो दोबारा प्रैक्टिस करने लगे। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें रिबेलियन इन द कंट्री साइड से स्टार्ट करेंगे। तो बाय। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना।